वो लड़की सिसकियों से रो रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने मरते हुए दोस्त से इनकार करूं, जो उखड़े सांसों से मेरे सामने अपने हाथ जोड़े मुझसे इल्तिजा कर रहा था कि मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने कहा, अफजल तुम जज्बाती हो रहे हो। लेकिन वो कहने लगा कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, खुदा के लिए इनकार मत करो। मेरी बच्ची को मेरा भाई बर्बाद कर देगा और मैं तुमसे ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। मेरे मरने के बाद मेरा भाई महरम होने का नाजायज फायदा उठाएगा, इसलिए तुम इसके महरम बन जाओ। खुदा के लिए मुर्तजा मेरी बच्ची से निकाह कर लो, मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरी बच्ची को बचा लो। मैं अफजल के आंसुओं के सामने बेबस सा हो चुका था, इसलिए हॉस्पिटल के कमरे में ही मुझे उसकी बेटी से निकाह करना पड़ा। निकाह के बाद अफजल बस चंद घंटे ही जिंदा रहा। अपने बाप के मरने पे नूरुल ऐन बहुत रोई थी, बार बार अफजल को हिला रही थी। बाबा आप मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकते, उठे बाबा प्लीज उठे। मैं उस रोती हुई लड़की को चुप करवाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था, जो मुझसे आधी उम्र की थी। वो रो रही थी, आंसू मैं भी बहा रहा था, लेकिन उसे चुप नहीं करवा सकता था। लेकिन जब वो अचानक से बेहोश हो गई तो बेसाफ्ता मुझे उसे दोनों बाजुओं से पकड़ना पड़ा। जल्दी से मैंने नर्स नर्स करके पुकारा तो नर्स आ गई। नर्स की मदद से ही मैंने नूर को बेड पर लिटाया। अपने बाप की मौत का सदमा उसने कुछ ज्यादा ही ले लिया था। 1 घंटे बाद उसे होश आया, गुमसुम सी हो गई थी। मैंने अपने दोस्त की तदफीन खुद करवाई, नूर को लेकर अपने घर चला गया। मेरा छोटा सा घर था, 3 कमरों पर मुश्तमिल था। मैं जब उसे लेकर आया तो एक कमरा नूर को दे दिया। मैंने कहा तुम इस कमरे में रह सकती हो। वो चुपचाप उस कमरे में चली गई, कुछ नहीं बोलती थी। घर में एक मुलाजिमा थी जो घर के काम काज करके चली जाती थी, अलबत्ता खाना मुझे खुद पकाना पड़ता था। मैं छड़ा छांट था, अभी तक शादी नहीं की थी। अफजल की और मेरी दोस्ती स्कूल के जमाने में हुई थी, फिर यूनिवर्सिटी में भी हम साथ ही रहे, दोस्ती भी गहरी होती चली गई। वो अभी यूनिवर्सिटी में ही था जब उसे महरीन बानो से मोहब्बत हो गई, फिर उनकी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद नूर पैदा हुई। अफजल और महरीन बानो बहुत खुश थे। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। फिर नूर 5 साल की थी जब दूसरे बच्चे की पैदाइश के दौरान महरीन अल्लाह को प्यारी हो गई, और उसका बच्चा भी। अफजल महरीन के बाद टूट के रह गया था, बस नूर ही उसका सहारा थी। लेकिन उसे महरीन से बेतहाशा मोहब्बत थी, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। मैं अक्सर उसके घर जाता था और नूर मुझे अंकल अंकल कहती थी। आज उसके साथ मेरा जो रिश्ता कायम हो चुका था, मैं खुद अपनी नजरों से गिरता हुआ महसूस कर रहा था। बहुत मुश्किल होता है ऐसा रिश्ता निभाना जिसमें किसी तौर पर भी आपका जहन और दिल मानता ही ना हो। मैं तो उस लड़की का सामना नहीं कर पा रहा था। मेरे घर एक मुलाजिमा आती थी जो सफाई करती थी, खाना भी बनाती थी। मेरा गुजर बसर अच्छा हो रहा था। शादी के बगैर भी मैं अपनी जिंदगी ठीक ही गुजार रहा था। पता नहीं अफजल क्यों मुझे इस इम्तिहान में डाल गया। वो लड़की ठीक से खाना नहीं खा रही थी, काफी परेशान थी। 2 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था, और 2 दिन से मैंने उसके कमरे में झांक के भी नहीं देखा था कि वो किस हाल में है। शायद अगर वो बिना किसी रिश्ते के मेरे घर पे होती तो मैं जरूर उसकी हमदर्दी करता, उसकी दिलजोई करता। लेकिन अपने और उसके दरमियान कायम होने वाले रिश्ते पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं रात का खाना ट्रे में से जाकर नूर के कमरे तक लाया। मैंने हल्की सी दस्तक दी, दरवाजा खोला तो वो बेड पे बैठी रो रही थी। मुझे देख के वो खौफजदा हो गई। जैसे ही मैं अंदर आया, खाना बेड पे रखा तो वो उठ के खड़ी हो गई, दीवार के साथ जाके लग गई। कहने लगी, प्लीज मेरे करीब मत आइएगा, मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरे बाबा की मर्जी थी। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने कहा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें लगता है मैं इस किस्म का इंसान हूँ। मैंने आज तक कभी तुम पे ऐसी नजर नहीं डाली, डाल भी नहीं सकता। मैं नहीं जानता अफजल ने ऐसा फैसला क्यों किया। मैं खुद तुमसे नजरें चुरा रहा हूँ, लेकिन देखो तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो। मैं तुम्हारी दिलजोई भी नहीं कर सकता। मैं खुद एक अजीब उलझन का शिकार हूँ। ये खाना खा लो, अपना ख्याल रखो, और प्लीज रो नहीं। रोने से अगर अफजल वापस आ जाता तो तुम्हारे आंसुओं पर तड़प के वापस आ चुका होता। खाना खाओ प्लीज। वो कहने लगी, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना, और मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी और अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी। मैंने गहरी सांस ली, उसकी जानिब कदम बढ़ाए। मैं उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। उसे बेड पे बिठाया। मैंने कहा, यहाँ बैठो। फिर अपने हाथ से उसके आंसुओं को साफ किया। वो घबरा रही थी। मैंने कहा, मुझसे घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। मैंने अपने हाथ से नवाले बनाकर उसे जबरदस्ती खिलाए। जब तक उसने पूरी रोटी नहीं खाई मैं वहीं बैठा रहा। बार बार कह रही थी, बस काफी है और भूख नहीं लग रही। लेकिन मैंने उसे खाना खिलाया था। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध भी उसे पिलाया। अब मैं ये करता था कि उसका ख्याल रखता था। मुझे अब हर वक्त नूर की फिक्र रहती थी। ऑफिस में बैठा उसे कई बार फोन करता, उससे पूछता कि नूर तुम ठीक तो हो, मुलाजिमा काम करके चली गई? वो कहने लगी, जी चली गई। मैंने कहा, तुम्हारी फरमाइश का खाना बनाया? कहने लगी, जी बना दिया था।
मैंने कहा दरवाजा अच्छे से लॉक किया है ना? कहने लगी जी अच्छे से लॉक कर दिया है। मैंने कहा जब कोई भी दस्तक दे तुम आगे से जवाब मत देना जब तक कि मैं नहीं आ जाता, तुम बाहर सहन में मत आना। कहने लगी जी नहीं आती, मैं वैसे भी अंदर हूँ, अपने कमरे में हूँ, टीवी देख रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छा आते हुए तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? कहने लगी जो चाहे ले आए। मैंने कहा फिर भी तुम्हें कुछ तो पसंद होगा ना? कहने लगी चॉकलेट ले आए, मुझे वो अच्छी लगती है। मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, लेकिन देखो दरवाजा मत खोलना, और अगर कुछ भी हो या तुम्हें डर लगे तो फौरन से फोन करके मुझे बता देना। कहने लगी जी मैं बता दूंगी। अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था जब मुझे नूर का फोन आया। वो बेतहाशा परेशान थी। कहने लगी मुर्तजा प्लीज वापस आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा क्या हुआ मुझे बताओ। कहने लगी बाहर चाचू आए हैं, वो जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हैं, कह रहे हैं दरवाजा खोलो। ये सुन के मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा तुमने दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना, मैं बस अभी आ रहा हूँ। वो कहने लगी जल्दी आ जाए, मुझे डर लग रहा है। चाचू मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मैंने कहा ऐसे कैसे ले जाएंगे, मैं हूं ना, तुम बस अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, खिड़कियां भी लॉक कर लो और दरवाजा भी। कहने लगी मैंने सब कुछ लॉक कर लिया, आप जल्दी आ जाए। मैंने मोबाइल कान पर लगाए ही अपने मैनेजर से कहा कि फैक्ट्री को वो देख ले, मुझे आज जल्दी जाना है। मैंने कहा तुम ऐसा करो, देखो मेरे साथ फोन पे रहो, फोन बंद मत करना। कहने लगी नहीं करती। मैं उसके साथ ही बातें करता हुआ, साथ में रफ ड्राइव करता हुआ घर पहुंचा। घर के बाहर उसका चचा बड़े गुस्से से पुलिस एहलकार साथ लिए खड़ा था। मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे गुस्से से देख रहा था। उसके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर था और 2 पुलिस एहलकार थे। कहने लगे ओ मिस्टर, तुमने क्यों उसकी भतीजी को जबरदस्ती अपने घर में रखा है? मैंने कहा मैंने तो किसी को जबरदस्ती नहीं रखा। वो इंस्पेक्टर कहने लगा इस शख्स का कहना है कि इसकी भतीजी नूर अफजल तुम्हारे घर पे है। मैंने कहा नूर अफजल मेरे घर पर जरूर है, लेकिन वो मेरी बीवी है। ये कहते हुए मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। ये सुनकर उसका चचा कहने लगा बकवास कर रहा है, इतनी छोटी लड़की की शादी इससे कैसे हो सकती है, यकीनन इसने जबरदस्ती से शादी की होगी। मैंने कहा आप मेरे साथ आए और आप पूछ लीजिए नूर से। मैंने घर का दरवाजा खोला क्योंकि चाबी मेरे पास भी मौजूद थी। जैसे ही हम लोग घर में आए मैंने नूर को पुकारा। मेरी एक पुकार पे उसका दरवाजा खुला, लेकिन जैसे ही उसने अपने चचा को देखा वो घबरा गई। मैंने कहा नूर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इधर आओ मेरे पास। वो मेरे पास आ गई, मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, मेरे पीछे छुपने लगी। कहने लगी मुर्तजा मुझे मेरे चचा से बचा ले, मुझे इनके साथ नहीं जाना। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले उसको घूर के देखने लगे और नूर का चचा नजरें चुराने लगा, क्योंकि उसकी नजर अफजल की जायदाद पर थी, उसके पैसे पर थी, और नूर को ले जाने की वजह भी यही थी ताकि वो जबरदस्ती उससे सारे कागजात साइन करवा सके, क्योंकि अफजल का सब कुछ नूर का था। वो मरने से पहले हर चीज नूर के नाम लगा के जा चुका था। वो जानता था कि मैं उसकी जायदाद पर नजर नहीं रखूंगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर कोई भी दूसरा होगा तो उसकी बेटी की जायदाद की खातिर ही उसे अपनाएगा और जायदाद हासिल करके उसे अपने जुल्म का निशाना बनाएगा। उसका चचा नूर से प्यार जताने लगा, कहने लगा बेटा तुम किसी की धमकियों में मत आओ, इधर आओ मेरे पास। ये तुम्हें धमका रहा है, डरा रहा है, तुम पुलिस अंकल को सब कुछ बता दो। ये इतना बड़ा है, तुमसे तुम्हारी इसके साथ शादी कैसे हो सकती है? नूर कहने लगी मेरे बाबा ने खुद करवाई है और उन्होंने मुर्तजा अंकल की मिन्नत समाजत की थी कि वो मुझसे निकाह कर ले, और जो कुछ हुआ है मेरे वालिद की मर्जी से हुआ है। उसका चचा कहने लगा कि ये निकाह नहीं हो सकता, तुम अभी 18 साल की नहीं हुई हो, कैसे हो सकता है निकाह? मेरी बच्ची तुम्हारा इस इंसान के साथ रहना ठीक नहीं है। फिर वो कहने लगा कि लड़की तो अभी नाबालिग है, 18 साल की नहीं हुई। मैंने कहा लेकिन इस्लामी लिहाज से उसका वली ये हक रखता है कि उसका जिससे चाहे निकाह करके, और आप इस लड़की के मुंह से सुन चुके हैं कि इसका निकाह इसके वली की मर्जी से हुआ है। अगर आप चाहें तो नूर से पूछ ले, अगर वो चचा के साथ जाना चाहती है तो जा सकती है। मेरा ये कहना था कि नूर मेरे पीछे छुप गई, पीछे से मेरी शर्ट दबोच के पकड़ ली, कहने लगी नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे चचा के पास नहीं जाना, मुझे मुर्तजा के पास रहना है। ये सुन के इंस्पेक्टर ने उसके चचा की तरफ देखा, फिर मुझसे निकाहनामा मांगा। मैंने वो उसे दिखा दिया। फिर वो कहने लगा देखिए लड़की अपने शौहर के घर पे है और उसके साथ रहने पे राजी भी है, इसलिए आप जा सकते हैं। वो शख्स कहने लगा ये शख्स मेरे भाई की जायदाद पे नजर रखे हुए है, ये नूर को बहका रहा है, वो मासूम बच्ची है, इसकी बातों में आ गई होगी। इंस्पेक्टर कहने लगा देखिए मैं नहीं जानता कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन ये लड़की सबके सामने इस बात का एतराफ कर रही है कि वो खुश है यहाँ और आपके साथ जाने से इनकार कर रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इस लड़की का पीछा छोड़ दें और जाएं यहाँ से। इंस्पेक्टर और उसका चचा जा चुका था। मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने कहा नूर अब तुम्हें घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हारा चचा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरा हाथ अपने दोनों हाथों से जकड़ चुकी थी, वो बर्फ की मानन ठंडी थी। कहने लगी आपको नहीं पता, ये फिर आएंगे, ये दोबारा खुद आएंगे। वो डरी हुई थी, पता नहीं कब और कैसे। मैंने उसे अपने पहलू से लगा लिया। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, मजाल है कोई तुम्हें कुछ कह दे। वो भी मेरे बिल्कुल साथ लग गई।
शायद डरी हुई थी, कम उम्र थी, इसलिए बहरहाल पहली बार मेरे दिल को कुछ अलग सा हुआ था, एक झटका सा लगा था, लेकिन मैं फौरन से संभल गया था। नूर की कमर पर से अपना हाथ हटा लिया था। वो अभी भी मेरे कंधे के साथ सर रखे हुए थी। मैंने कहा, चलो शाबाश, डरो मत। मैंने अपने हाथ उसके दोनों हाथों से छुड़वाए, फिर उसे सोफे पे बिठा दिया। मैंने कहा, तुमने खाना खाया? कहने लगी, नहीं, डर लग रहा था। मैंने कहा, कम ऑन नूर, बहादुर बनो, इस तरह तो तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता, सारी जिंदगी डर डर के नहीं रह सकती। फिर मैंने उसे खाना गर्म करके दिया। मेरे सामने उसने खाना खाया। वक्त यूं ही गुजरने लगा। जब वो 12वीं जमात में आई तो मुझसे काफी बेतकल्लुफ हो चुकी थी। अपनी हर बात मुझसे कह देती थी। अफजल की वो इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे किसी काम की आदत नहीं थी। अब तो अक्सर मेरे कमरे में भी आ जाती, कहती कि मुर्तजा मेरी 2 चुटियां बना दे। मैंने कहा, तुम बड़ी हो गई हो लड़की, अपने छोटे छोटे काम तो खुद कर लिया करो। कहने लगी, जब आप है तो फिर मैं क्यों करूं? मैंने कहा, सारी जिंदगी तुमने मेरे साथ तो नहीं रहना। मेरी बात सुन के कहने लगी, मैंने कहा जाना है? मैंने कहा, जाहिर है तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लोगी तो फिर तुम्हारे बारे में सोचना है, क्योंकि मुझे तुम पहले ही कह चुकी थी कि ये रिश्ता तुम्हारे बाप की मर्जी से हुआ है। वो मुझे अभी भी अंकल समझती है और मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। शायद अफजल को ये लगा था कि मैं उसकी अच्छे से हिफाजत कर सकता हूँ और नूर की जायदाद कभी उससे छीनूंगा नहीं, इसीलिए उसको ये रास्ता समझ में आया होगा। लेकिन मैं अपने दिल में नूर के लिए कुछ अजीब सा महसूस करने लगा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं उसके मुंह से कुछ और सुनना चाहता था। जानबूझ के मैंने ये बात कही थी कि शायद वो कह दे कि नहीं मुर्तजा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। पर उसने नहीं कहा, वो चुप रही और आजकल उसकी चुप मुझे बेचैन कर देती थी। मैंने दिल को समझाना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि मैं कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं निभाऊंगा, ना ही नूर के साथ जबरदस्ती करूंगा। वो पहले ही अपने माँ बाप को खो चुकी है तो मैं जबरदस्ती उसको अपने साथ बांध के नहीं रखूंगा, उसको उसके फैसले पर आजाद छोड़ दूंगा। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो मुझसे बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ होने लगी थी। जब मैं आता तो मेरे इंतजार में जाग रही होती। मैंने कहा, नूर तुम सोई नहीं, खाना खा के सो जाती। आजकल मैं अपनी फैक्ट्री के कामों में काफी मसरूफ था। काफी बड़ा ऑर्डर मिला था और रात देर तक मुझे फैक्ट्री में बैठना पड़ता था, वर्कर्स को देखना पड़ता था ताकि ऑर्डर का कपड़ा खराब ना कर दे। मैं रात को कभी 11 बजे कभी 11:30 घर पहुंचता था और वो टेबल पर खाना रखे वहीं पर हाथ बांधे सर टकाए सो रही होती थी। मैं आता उसे यूं सोया देखता तो उसे डांट देता कि तुम यूं क्यों बैठी हो यहाँ पे, खाना खा के सोई क्यों नहीं? कहने लगी, इसलिए कि आपने नहीं खिलाया। आपको पता है ना, पहला नवाला मैं आपके हाथ से खाती हूँ, मुझे मजा नहीं आता जब तक आप खाना ना खिला दे। मैं उसके कान पकड़ लेता कि कब बड़ी होगी यार, बहुत परेशान किया हुआ है तुमने। अच्छा मैं हाथ धो के आता हूँ। कहने लगी, हाँ जल्दी आ जाए, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं और खाना गर्म करती हूँ। मैंने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं बस हाथ धो के आता हूँ, खाना मैं खुद गर्म कर लूंगा। कहने लगी, अब इतनी भी निकम्मी नहीं हूँ, ओवन में रख के खाना गर्म कर सकती हूँ। मैंने कहा, हाँ बहुत सुग्गड़ हो, इतना बड़ा काम कर रही हो, बाउल उठाओगी, ओवन में रखोगी, फिर गर्म भी करोगी। मेरी बात पे वो माथे पे बल डाले मुझे गुस्से से देखने लगती। कहने लगी, आपको क्या लगता है नूर कुछ नहीं कर सकती? मैंने कहा, नूर सिर्फ मुझसे काम करवा सकती है। ये कह के मैं अपने कमरे में चला गया, अच्छे तरीके से अपने हाथ धोए, फिर वैसे ही बाहर आ गया। कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे कि कहीं वो भूखी ना सो जाए, लेकिन तब तक उसने ओवन में से खाना गर्म करके दोबारा टेबल पर रख दिया था। फिर आके मेरे सामने रखा जिसमें पास्ता बना हुआ था। मैंने कहा, नूर तुम जानती हो मैं ये नहीं खाता, तुम्हें पता है मैं देसी किस्म का बंदा हूँ। मैंने दूसरा बाउल पकड़ा, फिर सब्जी अपनी प्लेट में डाल के खाने लगा। मैंने देखा वो खाना नहीं खा रही थी, बस 1-2 नवाले मेरे हाथ से ही लिए थे। मैंने कहा, जल्दी जल्दी खाना खाओ, मैं काफी देर से आया था और बहुत भूख लग रही थी। मैंने जब आधी रोटी खा ली तो मेरी नजर उसके मोटे मोटे आंसुओं पर पड़ी। मैंने कहा, नूर क्या हुआ है? कहने लगी, मैंने आपके लिए पास्ता बनाया था अपने हाथों से, क्या आप खाएंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन आपने चखा तक नहीं। ये कहते हुए सिसकियां भरने लगी, मेरी तो जैसे जान निकल गई। मैंने कहा, तो बताना चाहिए था ना, मुझे क्या पता, मैं समझा शायद तुमने मुलाजिमा से बनवाया है। अच्छा लाओ मैं खा लेता हूँ। इससे पहले कि मैं बाउल अपने आगे करता उसने खींच के पीछे कर दिया। कहने लगी, नहीं अब रहने दे, आप सब्जी खाए, मैं फेंक दूंगी ये। इससे पहले कि वो कुछ हरकत करती मैंने फौरन से उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा, आज मेरी नूर ने मेरे लिए कुछ बनाया है, रखो इधर, मैं ये खाऊंगा आज। मैंने सालन की प्लेट पीछे की और पास्ता का बाउल अपने सामने रखा और खाने लगा। बिल्कुल भी मजे का नहीं था, ना नमक था ना मिर्च थी, और मैक्रोनी जरूरत से ज्यादा गली हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी खूब तारीफ की। कहने लगी, आपको पता है मैंने पहली बार ट्राई किया है और अभी तक मैंने चखा भी नहीं है। मैंने कहा, हाँ लेकिन अब मैं तुम्हें दूंगा भी नहीं। कहने लगी, क्यों, मिलके खाते हैं ना। मैंने कहा, इसलिए क्योंकि ये बहुत मजे का है, अगर मैं उसे देता और वो चखती तो यकीनन मुझसे फिर नाराज हो जाती कि आपने झूठ क्यों बोला, ये तो बहुत बुरा बना है। मैं नहीं चाहता था कि उसका दिल टूटे।
मैंने वो सारा पास्ता खा लिया। कहने लगी खाना नहीं खाएंगे। मैंने कहा नहीं, लेकिन तुम मेरे सामने खाना खाओ, फिर मैं सोने जाऊंगा, बहुत सख्त नींद आ रही है। पास्ता किस दिल से खाया था ये मैं ही जानता था। बेशक मेरे ज्यादा नखरे नहीं थे, लेकिन मुझे इटालियन और चाइनीज किस्म के खाने पसंद भी नहीं थे। मैं देसी खाने ज्यादा पसंद करता था, इसलिए मुलाजिमा से कहता था कि मेरे लिए दाल सब्जी कुछ भी थोड़ा सा बना दिया करो, बाकी जो नूर कहे वही बनाया करो। मेरा शुमार ना तो बहुत अमीर लोगों में होता था और ना ही मिडिल क्लास में, बस ऐसे लोगों में शुमार था कि घर बेशक छोटा सा था, लेकिन घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, ना ही महीने के आखिर में पैसों की कमी का खौफ होता था। बस अच्छा काम था। एक दफा नूर कहने लगी, मुर्तजा आज आपकी छुट्टी है, मुझे शॉपिंग करनी है। आपको पता है हमारे कॉलेज में फंक्शन है और मुझे सबसे अच्छा लगना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। कहने लगी चलते हैं नहीं, उठे और चले मेरे साथ। मैंने कहा नूर बस एक छुट्टी मिलती है मुझे, वो भी तुम मुझे तंग करती हो। मैं सोना चाहता हूँ, नींद पूरी करना चाहता हूँ। कहने लगी क्यों? मैं भी तो पूरे हफ्ते इस दिन का इंतजार करती हूँ कि आपके साथ वक्त गुजारूंगी। आज हम खाना भी बाहर खाएंगे और हम रात को आइसक्रीम भी खाएंगे। मैंने कहा देखो मैं बुढ़ा होने लगा हूँ, मुझसे इतना कुछ नहीं होता। मेरी बात सुन के कहने लगी ज्यादा नखरे मत दिखाए, बहाने मत बनाए, आप कोई बुड्ढे बुड्ढे नहीं है। जल्दी से तैयार हो जाए और मुझे लेके जाए। मैं पहले तो उसे मुल्तजी नजरों से देखने लगा कि प्लीज 2 घंटे और सोने दो, बाजार कौन सा बंद हो जाएंगे। कहने लगी नहीं, अभी उठे और मुझे अभी लेके जाए। मैं उठ गया। मैंने कहा अच्छा जाओ 1 कप चाय बना के दो, आज तो मुलाजिमा भी नहीं आई। कहने लगी मैं अभी बनाती हूँ। मैं जानता था कि चाय वो कैसी बनाएगी, लेकिन उस वक्त मेरे लिए वो भी गनीमत थी। मैं तैयार हो रहा था तो खिलाफे तवक्को प्लेट में चाय के साथ अंडा भी था और स्लाइस भी। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगी नाश्ता बनाया आपके लिए, अंडे की सफेदी जली हुई थी। मैंने कहा और अगर तुम्हारे हाथ जल जाते तो? तुम ये मत किया करो यार, मैं खुद कर लिया करूंगा। बहरहाल मैंने वही अंडा खाया, चाय भी पी और फिर उसके साथ उसे बाजार ले गया। कहने लगी बताए ना मुर्तजा क्या लूं? मुझे सबसे अच्छा लगना है ताकि कॉलेज में सब लड़कियां मुझे देख के जल जाए। मैंने कहा तुम तो वैसे भी बहुत प्यारी हो, तुम्हें देखकर वैसे भी सब जल जाएंगी, खाक हो जाएंगी, इसलिए कुछ भी पहन लो। लड़कियों के मामले में मेरी चॉइस बिल्कुल जीरो थी। ये नहीं पता था कि कैसे कपड़े लड़कियां पसंद करती हैं या उन्हें कैसे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। ना बीवी थी ना कोई बेटी थी, मैं क्या बता सकता था उसे। कहने लगी फिर भी बताए ना क्या पहनूं। वहां पे एक मैक्सी थी लाइट पिंक कलर की, काफी खूबसूरत थी लेकिन फैंसी भी थी। अब मुझे क्या पता कि कॉलेज के फंक्शन के हिसाब से वो मुनासिब नहीं है। मैंने कहा ये बहुत प्यारी है, ये तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, ये खरीद लो। मेरी बात सुन के वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी ये एंगेजमेंट ड्रेस है, मेरी मंगनी थोड़ी ना हो रही है। मैंने कहा देखो मुझे वाकई नहीं पता। कहने लगी अच्छा ठीक है। फिर उसने 2 सूट निकाले, अपने साथ लगाने लगी। कहने लगी बताए ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, ये मैरून वाला या ये ब्लू वाला? मुझे तो वो हर रंग में अच्छी लगती थी। मैंने कहा दोनों अच्छे लग रहे हैं, तुम दोनों खरीद लो। कहने लगी दोनों तो नहीं पहनूंगी ना, बताए ना। नीला उस पर ज्यादा उठ रहा था। मैंने कहा ये ले लो, इसमें तुम बहुत प्यारी लगोगी। वो मुस्कुराने लगी, फिर ज्वेलरी लेते हुए भी मुझसे पूछती रही बताए ये मैचिंग है कि नहीं। जबरदस्ती मेरी पसंद की सारी चीजें उसने ली। जिस दिन फंक्शन पे जाना था उस दिन खूब तैयार हुई। मैं तो एकदम से नजरें हटाना भूल गया, लेकिन फिर जल्दी से नजरें झुका ली। कहने लगी बताए ना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा मत पूछो। कहने लगी क्यों ना पूछो, बताए तो कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा जैसी लग रही हो मैं बता नहीं सकता। पहली बार पता नहीं क्यों मुझे कुछ हुआ था। मैंने उसे बाजू से पकड़ के अपने करीब किया और उसके माथे पे बोसा दिया। आज दिल की हालत बड़ी अजीब थी। मेरे इस अमल पे वो घबरा के पीछे हटी थी, क्योंकि अब छोटी तो नहीं थी, फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। वो घबराते हुए कमरे से बाहर चली गई और मुझे अपनी गलती का एहसास बाद में हुआ। उसके बाद शर्मिंदगी सी होने लगी कि मुझे उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैं जानबूझ के उस पर अपना हक जता रहा हूं। कुछ देर तो शर्मिंदगी के मारे मैं कमरे से ही बाहर नहीं निकल सका। फिर उसकी आवाज पे जाना पड़ा। कहने लगी मुर्तजा मुझे देर हो रही है। मैं बाहर आया, नजरें चुराता हुआ गाड़ी में बैठ गया। वो फ्रंट सीट पर मेरे साथ ही बैठती थी। मैंने उसे उसके कॉलेज छोड़ दिया। वो जब वापस आई तो पूरे रास्ते पटर पटर बोलती रही। कहने लगी आपको पता है मेरी सब ने तारीफ की थी, मेरे प्रोफेसर्स ने, मेरी क्लास फेलोज ने, मेरी दोस्तों ने। आपने मुझे बहुत जबरदस्त सूट लेके दिया था। मैंने कहा ठीक है। पता नहीं क्यों मैं कतरा रहा था। एक बार मैं जल्दी कर आ गया, फैक्ट्री में ज्यादा काम नहीं था, लेकिन जैसे ही चाबी से दरवाजा खोल के घर पे आया तो नूर फोन पे किसी से बात कर रही थी। मैं उसका कमरा खोलकर उसे बुलाने आया था कि खाना खाया है या नहीं, लेकिन उसका ध्यान मुझ पे नहीं था। वो मेरी तरफ पीठ किए बैठी थी। कहने लगी हाँ हाँ कर लूंगी बात तो मुझे करनी है। बात नहीं करूंगी बल्कि तुम्हें मिलवा भी दूंगी। मुझे पता है मुर्तजा को कोई एतराज नहीं होगा, वो बहुत अच्छे हैं और तुम भी उन्हें बहुत अच्छे लगोगे। तुम मुर्तजा को जानते नहीं हो रिजवान, वो बहुत अच्छे हैं।
انہوں نے آج تک کبھی مجھ پہ یہ احسان نہیں جتایا کہ میں ان کے پاس رہتی ہوں. انہوں نے تو کبھی اپنا رشتہ تک نہیں جتایا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. مجھے پتا ہے تم بھی انہیں بہت پسند آؤ گے. یہ بات سن کے میرے قدم وہیں پر جم گئے تھے. میں جو اس کے لیے چاکلیٹ لایا تھا وہ اپنے ہاتھوں میں بے معنی سی لگ رہی تھی. میں نے دھیرے سے اس کا دروازہ بند کیا، چاکلیٹ سامنے رکھے ٹیبل پہ رکھ دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا. اس کا مطلب کہ وہ اپنے لیے کسی اور ساتھی کو منتخب کر چکی تھی، مجھ سے ملوانا چاہتی تھی. میرے لیے یہ بہت بڑا کڑا امتحان تھا، لیکن مجھے دینا تھا. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوں گا کیسے. پچھلے 4 سال سے وہ میرے پاس تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں بہت الگ مقام پیدا کر چکی تھی. میری آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہ رہے تھے. جب میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں جانتا تھا کہ نور ہوگی. اس نے دروازہ کھولا تو بہت مسکرا رہی تھی، اپنے ہاتھ میں وہی چاکلیٹ پکڑی تھی. کہنے لگی آپ کو یاد تھا؟ میں نے کہا ہاں یاد تھا. پھر اس نے ایک چاکلیٹ کھول کے میری طرف بڑھائی. کہنے لگی یہ آپ کھائے. میں نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. کہنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا، شوگر بھی بارڈر لائن پہ ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں نا اس لیے. یہ بات سن کر اس نے پھر وہی جملہ دہرایا. کہنے لگی آپ بوڑھے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بار بار بوڑھا مت کہا کریں. میں نے کہا جو سچ ہے وہ ہے، بڑھاپے پہ قدم تو رکھ چکا ہوں، بالوں میں سفیدی آنے لگی ہے. کہنے لگی اس لیے کیونکہ آپ ڈائی نہیں کرواتے. یہ کہتے ہوئے وہ چاکلیٹ کھانے لگی، ساتھ میں بڑے بڑے ٹکڑے زبردستی میرے منہ میں بھی ڈال رہی تھی. پھر کہنے لگی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. اس کی یہ بات سن کے میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا. میں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگی بات نہیں کرنی، آپ کو ملوانا ہے کسی سے. یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر بہت سے رنگ آ جا رہے تھے. میں نے کہا کس سے؟ کہنے لگی ایک لڑکے سے. مل لیں گے نا آپ اس سے؟ میں نے کہا میں ٹائم نکال کے تمہیں بتا دوں گا. کہنے لگی ٹھیک ہے. یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی. میں نے 1 ہفتہ لگایا تھا خود کو سنبھالنے کے لیے. اس لڑکے سے ملنے کے لیے میں خود کو تیار کر چکا تھا. پھر میں نے نور سے کہا کہ اس لڑکے سے کہو کہ مجھ سے ملے. میں چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں گا، پھر اس سے کہوں گا کہ اپنے بڑوں کو اور اپنے باپ کو لے کے آئے. اگلے روز شام کو وہ نوجوان گھر پہ آ چکا تھا. آج چھٹی تھی، میں گھر پہ ہی تھا. اس نوجوان کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، کیونکہ کافی خوش شکل نوجوان تھا. نور سے شاید 2 سال ہی بڑا ہوگا. نور بھی آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا نور آپ یہاں سے جاؤ. تو کہنے لگی کیوں، میں نہیں بیٹھ سکتی. میں نے کہا نہیں تم نہیں بیٹھ سکتی، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ. نور اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بھی بند کر لیا. میں اس نوجوان کو ڈرائنگ روم میں لے گیا، ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی بند کر دیا. میں نے کہا بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم کیا بات کرنا چاہتے ہو. وہ کہنے لگا ہاں شاید نور نے آپ کو بتا دیا ہوگا. میں نے کہا نور نے کچھ نہیں بتایا، لیکن میں خود بہت کچھ سمجھ گیا ہوں. کہنے لگا دیکھیں میں نور کو بتا چکا ہوں کہ ابھی اس کی بات یہیں تک تھی جب میں نے کہا کہ یہ بات تمہارے بڑوں کو کرنی چاہیے، اپنے ہی رشتے کی بات تم خود کرنے آئے ہو، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو جو کچھ میرے اور نور کے بیچ میں ہے اسے نہ ہونے کے برابر سمجھو. اس وقت اس کے والد بہت بیمار تھے اور اس کی آخری خواہش تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہوں. یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے ایک مجبوری سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. میں نے سوچا تھا کہ جب نور بڑی ہو جائے گی، شادی کے قابل ہو جائے گی، تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور وہ جس لڑکے کے ساتھ چاہے اس کی شادی کروا دوں گا. اس لیے مجھے نور کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اچھا لگتا اگر تمہارے والد مجھ سے بات کرتے. وہ مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا. کہنے لگا کیا آپ کو واقعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، تم نور کی پسند ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کچھ اور کہنے آیا تھا. میں نے کہا کچھ اور کیا؟ کہنے لگا مجھے اصل میں جاب کی بہت ضرورت ہے. میں نے کہا تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ نور کے والد کی کافی جائیداد ہے، شادی کے بعد نور کے پاس ہی ہوگا سب کچھ، وہ تمہیں بہت اچھے سے سپورٹ کر سکتی ہے. یہ سن کے کہنے لگا ٹھیک ہے میں بہت جلد اپنے والدین کو لے آؤں گا. یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا. میں فون پر وکیل سے بات کر رہا تھا کہ وہ ڈیورس پیپرز تیار کرواتے ہیں. تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور بڑے غصے سے نور اندر داخل ہوئی. کہنے لگی آپ خود کو سمجھتے کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں میرے لیے فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہا کیا بات ہے نور، تم تمیز بھول گئی ہو، تمہیں بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ہے. کہنے لگی جب آپ کو ہمارے رشتے کا لحاظ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ. آپ کو کس نے کہا تھا کہ رضوان سے رشتے کی بات کرے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم ہی تو مجھے اس سے ملوانا چاہتی تھی، تو ظاہر ہے اس سے ملوانا اسی لیے چاہتی تھی نا کیونکہ وہ تمہیں پسند ہے اور تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو. کہنے لگی ایک شادی شدہ لڑکی اپنے شوہر سے اگر کسی لڑکے کو ملوانا چاہتی ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. کہنے لگی آپ نے غلط سوچا ہے. میرے باپ نے میرا نکاح آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کیا تھا تاکہ آپ میری حفاظت کریں اور حفاظت کرنے کے بعد مجھے طلاق دے کے چھوڑ دیں. وہ لڑکا میری دوست کا بھائی ہے
मेरी दोस्त ने कहा था कि उसे जॉब चाहिए। मैं तो उसे फोन पर उसकी सारी क्वालिफिकेशन और उसकी डिग्रियां पूछ रही थी और मैं उससे ये कह रही थी कि मुर्तजा तुम्हें जॉब दिलवा देंगे, और आपने अपने मुंह से उसे मेरा रिश्ता दे दिया। ये कहते हुए वो मेरे पास आई और मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगी, मुर्तजा क्यों किया आपने ऐसा? अब होते कौन है मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने वाले? उस वक्त मैं छोटी थी, कम उम्र थी, इतनी जल्दी रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती थी, लेकिन मोहब्बत तो मैंने आपसे ही की है। आपको अपना शौहर समझा है, कभी भी आपकी मोहब्बत पे एतराज तो नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आपने मेरे माथे पे बोसा दिया था, मुझ पे हक जताया था, मैं बेतहाशा खुश थी। मुझे लगा था अब आप इजहार करेंगे, मुझसे कहेंगे कि आपको मेरे बगैर चैन नहीं आता, आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और आप हमारा रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप तो... ये कह के वो रोने लगी। उसने मेरा गिरेबान भी छोड़ दिया और फिर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं उसके पीछे भागा, मैंने कहा, नूर मेरे पास आओ, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगी, आई हेट यू, आप बहुत बुरे हैं, आप मुझे तलाक देना चाहते हैं, देने मुझे तलाक, फिर मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैंने कहा, नूर दरवाजा खोलो, मुझे गलत फहमी हो गई थी। कहने लगी, कैसे हो गई थी, क्यों हो गई थी, आपने सोच भी कैसे लिया? मैंने कहा, अच्छा माफ कर दो, अच्छा दरवाजा तो खोलो। 1 घंटा मिन्नत समाजत करवाने के बाद उसने दरवाजा खोला। रो रो के अपनी आंखें लाल कर चुकी थी, फिर मेरे साथ आ लगी और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि इसे अपनी खुशकिस्मती कहूं या अपने सब्र का फल। क्या आप बता सकते हैं?